20 जून को विधान परिषद का चुनाव होना है और ऐसे में आज बीजेपी की तरफ से 9 प्रत्याशियों का नामांकन है। आपको ब्रेक से पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे बीजेपी दफ्तर की, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं अपना नॉमिनेशन करवाने के लिए। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और वहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के बीच जो नामांकन है वो आज होगा। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष अली जी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सुबह सपा से जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। इजहार अली, आपके पास आऊंगी। इजहार अली, कल ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान दिया है, क्या कोई नाराजगी है अखिलेश यादव से आपकी भी? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन जो उम्मीद थी, जो हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि विधान परिषद में एक सीट हमको दी जाएगी ताकि हमारी पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज़ हमारी उच्च सदन में भी गूंजेगी। तो इस पे जो है जब 4 नामांकन हो गए तो उसके बाद निराशा हाथ लगी, तो उसी के बाद से जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। उनका एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। क्या खुशी नहीं मिली आपको? अब आप देख ही रही है, अब क्या खुशी मिली? खुशी तो हमारी समझ से तो कुछ नहीं मिली भाई। मांगा उसी से जाता है जो खुशी से दे दे, वो कहे ना किसी से। यही तो बात माननीय राजभर जी ने कहा है। तो फिर गठबंधन किस बात का है? नहीं, गठबंधन है, लेकिन अब आप देखिए जब 2017 में, चूंकि समाज माननीय अखिलेश यादव जी का अनुभव जो बड़ी पार्टियों के साथ रहा, जिसे 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 47 सीटों पे आए, तब कितने राज्यसभा और कितने विधान परिषद भेजे? तब तो कुछ नहीं मिला, एक एक भेज पाए। तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन रहा, तो गठबंधन रहने के बाद आपने देखा कि 5 सीटों पे जो है सिमट गई पार्टी। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव जी ने स्ट्रेटजी दूसरे तरीके, नए तरीके से अपनाई कि हम छोटे दलों को साथ में लेंगे। तो जब छोटे दलों को साथ में लिया, हाँ। और उसके बाद 2022 का चुनाव जब लड़े, तब आप देखिए कि फुल मतलब 125 सीटों के साथ और 100 सीटें हमारी मात्र 100 वोटों से लेकर 2000 वोटों से हारी हैं। तो ये अनुभव उनका बढ़िया रहा। ठीक है, आप रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव की। मनीष जी, मुझे लगता है इस पर बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। आपसे नाराज चल रहे हैं आपके सहयोगी दल, क्या जवाब देंगे? नामों पर भी तो कह रहे हैं, सुना ही होगा आपने। खबरें भी सामने आ रही है जिस तरह 11:30 बजे का योगी के लोग हैं, जितने साथी हैं और गठबंधन के जो बहुत तेज हो गई हमारे सबके पास। हम वापस लौटेंगे और इस वक्त नॉमिनेशन चल रहा है। सवाल जो कल बातें उठ करके सामने आई हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कहा कि पहले हमारी पहचान सिर्फ पूर्वांचल में थी और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जुड़ने के बाद से हमारी पहचान पूरे प्रदेश भर में और देश भर में एक मुद्दों पर आधारित राजनीति करने के रूप में। आपने इमरान मसूद का भी साथ नहीं दिया, कांग्रेस से वो आए थे, उनको भी आशा थी कि कहीं कुछ इनाम उन्हें मिलेगा, लेकिन उनको भी आपने जगह नहीं दी। सर स्वाति जी, मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर के एक आदमी, किसी का बयान आप बताइए जिन्होंने नाखुशी जाहिर की हो। हमारी पार्टी एक बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप लोग तो 2024 के सर सपने देख रहे हैं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, और ऐसे में आप अखिलेश यादव खुद ही बीच बीच में कहते हैं कि हमें सभी को लेकर साथ चलना है। और ऐसे में अगर आप सहयोगी दलों को साथ नहीं लेकर चल पाएंगे तो कैसे फिर रह पाएगी बात? स्वाति जी, हमारी पार्टी के साथ कोई भी, हमारी पार्टी का जो गठबंधन है अन्य दलों से, कोई हमसे अलग नहीं होने जा रहा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, इसलिए कि ये जनता के मुद्दों पर आधारित गठबंधन है। ये किसी लोभ और लालच में बना गठबंधन नहीं है। कड़ियों में खुलकर निकल रही है। चाहे एक नेता का बयान देख लीजिए, दूसरे नेता का बयान देख लीजिए, आप मानिए या ना मानिए। सर स्वाति जी, हमने आपसे कहा है कि कोई बात, किसी बात को लेकर के कोई बात उठती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है कि हम अपनी बात कहते हैं, अन्य दल के जो गठबंधन के साथ ही वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन गठबंधन टूटने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि हम अपनी मन की बात, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मन की बात। इजहार जी, इस पर जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है, फिर आपत्ति क्या है आपको? क्या दिक्कत है? मनीष जी ने कहा कि हमारे गठबंधन में कोई साथी नहीं गया है। कल ही आपने देखा जैसे ही 4 नामांकन हुए 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य जो महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी गठबंधन में हमारे साथी थे।
और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के चले गए। उसके बाद उसी के थोड़ी देर बाद शिवपाल जी का स्टेटमेंट आता है कि हम अपना नगर निकाय चुनाव अलग लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, देखिए जब कहीं पे उपेक्षा होगी, भाई हमारे नहीं तो ये बताइए कि आप लोग अपेक्षाओं पर ही साथ आते हैं, आपको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, फिर वो विचारधारा वाली बात कहाँ चली जाती है? हमारे मुद्दे विचारधारा भी तो आप लोग कहते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, आपके नेता ओपी राजभर कहते हैं कि विचारधारा है, वो विचारधारा क्या कहाँ चली जाती है? हमारे मुद्दे जो चुनाव के पहले थे वही चुनाव के बाद है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, आप लोग विचारधारा की बात करते हैं ना सर। विचारधारा कहाँ चली जाती है? अगर टिकट नहीं मिलता तो आप लोग पार्टी छोड़ देते हैं। पार्टी ने अब मिलता है, आप लोग क्या उसी के साथ चलेंगे? क्या बोल रहे हैं इस वक्त उप मुख्यमंत्री, सुनते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और संसदीय बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तो उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में जाने का अवसर दिया है और हम लोग जो नेतृत्व की अपेक्षा है उस पर खरे उतरे। पार्टी नए लोगों को मौका देती है, अपने फैसलों से चौंकाती है। नहीं, अगर आप लोग भी कोई आप मौका चाहते हैं तो बता दीजिए, आप लोगों के बारे में विचार किया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, नामांकन होना है उनका भी, क्योंकि ये भी किसी भी सदन के अभी तक सदस्य नहीं हैं और मंत्री बन चुके हैं और इनको भी बीजेपी परिषद में भेजेगी। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सवाल इजहार जी आप ही से था, आप लोग विचारधारा की तो बात करते हैं लेकिन आपको लगता है कि कहीं लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके बाद वो चीज छोड़ देते हैं। बीजेपी के साथ सुन लीजिए, बीजेपी के साथ भी आपने ऐसे ही किया और अब समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी खुलकर निकलने ही लगी है। क्या बेटे को टिकट नहीं मिला इस वजह से कोई नाराजगी थी? लाभ हानि की कोई बात नहीं, ना कोई परिवारवाद की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा मुद्दा वही है जो चुनाव पहले था कि गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, गरीबों को राशन मुफ्त मिले और किसानों को बिजली मिले और जो शिक्षा का सबकी अनिवार्य एक शिक्षा हो कि जो गरीब का लड़का भी शिक्षा उसी कॉलेज में ले और बड़े आदमी का भी, जो करोड़पति आदमी का भी जो उसी में ले, तो शिक्षा फ्री अनिवार्य की हमारी एक मुद्दा है पार्टी का, उसकी कोई बात। लेकिन हम जब सदन में जब जाएंगे तभी तो समाज के लोगों का भला कर पाएंगे। तो कहने का मतलब नॉमिनेशन के लिए के पास हम वापस लौटेंगे और इस वक्त नॉमिनेशन चल रहा है बीजेपी दफ्तर में, तो हो सकता है इसके पीछे उनकी कोई बड़ी रणनीति हो, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हो उन्होंने। बड़ा क्या सोचा भाई? सत्ता में तो है नहीं कि चलिए विधान परिषद ने किया तो किसी कार्यकर्ता को बहुत ऊपर लोकसभा या राज्यसभा भेज देंगे। जब सत्ता में तो है नहीं भाई, दो ही मौके थे, आपने राज्यसभा जयंत चौधरी को भेजा, देखिए उनसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो 36 में से 8 जीते और हम 16 में से 6 जीते। और पूर्वांचल में आपने देखा कि जब आप हमारे साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी का कई जिलों में खाता नहीं खुला। मनीष जी, मुझे लगता है इस पर बेहतर जवाब देंगे। मनीष जी, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप लोग अपने सहयोगी दलों से? देख लीजिए किस तरीके से नाराजगी उभर उभर कर सामने आ रही है, उसके बाद भी कहते हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, इजहार जी को स्वाति जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आपको तो नामांकन करना ही था, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरह पार्टी ने अपने 9 सदस्यों को मौका दिया? नहीं, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं अपने संपूर्ण नेतृत्व के प्रति कि मुझे फिर से अवसर दिया। लेकिन पार्टी में एकजुटता दिख रही है। जो दूसरी विरोधी पार्टी है, 4 नामांकन थे लेकिन सभी विरोधी जो उनके सहयोगी थे वो पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उसमें कोई बैठेगा तो डूब जाएगा वो भी, इसलिए सब उतर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, इन्होंने आभार व्यक्त किया है पार्टी का। उनका कहना है कि पार्टी का आभार जो उनको पार्टी को मौका दिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है, जो उनके सहयोगी जो उनके भरोसे उस जहाज पे आए थे, अब धीरे धीरे करके उस डूबते जहाज से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। मनीष जी, सुना होगा आपने, डूबता जहाज बोल दिया आपकी पार्टी को, हालांकि पहले भी बोल चुके डूबता जहाज, और सभी लोग उस पर सवार हो रहे हैं, वो भी डूब जाएंगे। केशव प्रसाद अपनी बात मौर्य पूरी जी, कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं और वो किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता को बात समझ में उनकी आती ही नहीं है।
पहले कह रहे थे कि हम 50 से अधिक नहीं सीटें पाएंगे, आज हम 125 के स्ट्रेंथ के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। और बात इसकी नहीं है कि कौन डूब रहा है और कौन तैर रहा है और कौन जो है बड़ी राजनीतिक, ये सवाल ही नहीं है। जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र देखा है, जो बजट सत्र था हमारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी बार उनको बोलने का अवसर मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी बार अपनी बातें रखी फ्लोर पे, उन्होंने हमेशा, आपने देखा होगा कि उन्होंने गरीबों के, किसानों के, छात्रों के, मजदूरों के सवाल पर उन्होंने सरकार से सवाल किया। और समाजवादियों का हमेशा से ये माना, और एक बहुत अच्छा उन्होंने नारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने वो लगाते थे जब पार्टी के कार्यक्रमों में जाते थे कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वही नारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब विधानसभा में कोट किया और उन्होंने कहा कि मुझे तो खुशी है कि आज समाजवादी शब्द पे इतनी बड़ी चर्चा और इतनी बड़ी परिचर्चा हो रही है। और उन्होंने समाजवादी शब्द का जिस तरह से व्याख्यान किया और मूल्यांकन किया उन्होंने कहा था कि आज भी यह नारा मौजूद है देश के सामने कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो पिछड़ा कौन है? महिलाओं के हक को मारा जा रहा है, छात्रों के हक को मारा जा रहा है, मजदूरों के हक को मारा जा रहा है। जितनी श्रम करने वाली शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं उनको इससे पीछे करती जा रही है और समाज से दूर करती जा रही है। मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों को आप अपनी पार्टी में सर लेकर आए थे, ज्वाइन करवाया था, उन लोगों को उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे पा रहे हैं अखिलेश यादव? ये आरोप स्वाति जी निकलकर सामने आता रहा है। स्वाति जी, गठबंधन के कुछ साथियों ने टिप्पणी जरूर किया है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई भी, हमारी पार्टी के अंदर अन्य दलों से आया हुआ कोई साथी हो, एक बयान किसी ने नहीं दिया है और ना ही वो देंगे लोग, इसलिए कि वह लोग चाहते हैं कि समाजवादी आंदोलन जो है वो श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की राजनीति को ताकत दे और देश की राजनीति को मजबूत करे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गठबंधन के साथियों को घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े हृदय के नेता हैं और सबको अवसर देंगे, सबको मौका देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है संजय जी, अवसरवादिता दिख रही है यहाँ पर भी साफ साफ, क्या कहें? देखिए, अवसरवाद में तो स्वाति जी आज से नहीं बोलना। अवसरवादी जब ये चुनाव हुआ था जनवरी में, मेरा डिबेट उठा के देखिएगा, मैंने हमेशा बोला था ये सब लोग जिसके साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी गठबंधन कर रहे हैं, ये के लिए गले की फांस बनने वाली है और वो आज बन गई है। देखिए, अभी हमारे दोनों मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम फ्री एजुकेशन करेंगे, फ्री राशन देंगे, यूथ के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं राजभर जी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये बलिया से आते हैं, रसड़ा से आते हैं, कितने स्कूल उन्होंने बनवा लिए, यूथ के लिए क्या काम किया? देखिए, ऐसा होता है कि अपने परिवार के अलावा किसी ने कुछ काम नहीं किया है। और यूथ की बात अगर हम करते हैं तो यूथ के लिए क्या रोजगार कर लेंगे? देखिए, आप 2017 में भी सरकार में 1.5 साल रहे, मंत्री रहे, बहुत बड़ा पद रहा आपके पास, उसके बाद कहने के लिए आप कह रहे हो कि पिछड़े की लड़ाई लड़ने के लिए आप मंत्री पद छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने मंत्री पद इसलिए छोड़ दिया है कि आपके मनानुसार, आपके मन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए आपने मंत्री पद छोड़ दिया था। देखिए, आपने अभी हमारे आपके करस्पॉन्डेंस बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजिक पार्टी और एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है। यहाँ पे आपको हर चीज को डिलीवरी, यानी आपको अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको लाभ और नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टी हो गई। अब आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए, समाजवादी पार्टी हमें लगता है, देखिए मेरे निजी विचार है, हमें लगता है कि अपने राइट डायरेक्शन में चल रही है। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ उन्होंने करना चाहिए। देखिए, ये फैसले अखिलेश यादव जी को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अखिलेश यादव जी अगर ये फैसला लेकर के और अपने संगठन को मजबूत करते हैं तो प्लीज स्वाति जी 2024, देखिए 2024 में 2027 मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी समाजवादी पार्टी कमजोर होती रहे और जितनी कमजोर होगी उतना भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत होता है और संगठित करते हैं तो 2, 4, 5 सीटों से, विधानसभा की सीटों से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने संगठन में काम करना चाहिए। देखिए, मैं हर पार्टी का सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई बोलता है मैं 18 में से 6 सीट जीते तो भैया अपने बल पर ही जीते। आपका समाजवादी पार्टी का भी उसमें बल था, दूसरे महादल का भी उसमें दम था और लोगों का भी दम था, सब मिल करके वोट दिए तो आपके विधायक बने। अगर आप ऐसे ही विधायक बन जाते तो अकेले लड़ देते। आप क्यों निगोशिएट कर रहे थे एनडीए के आने के लिए? चुनाव के बाद आप निगोशिएट कर रहे हैं। भाई, आपका तो परिदृश्य ऐसा, आप सिर्फ लाभ की राजनीति करते हो। तो लाभ की राजनीति अगर करोगे सबको दिखता है, कोई ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ है, मीडिया बेवकूफ है और जो हम सब बैठे सब बेवकूफ है, सबको दिखता है। आजकल सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये कहना कि सिर्फ मैं गरीबों के लिए बैठा था,
हमें आज तक स्वाति जी में 30 सेकंड और लेंगे, बड़ा दुख होता है कि इतने देश के इतने आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग अभी फ्री की बात करते हैं। अरे भैया फ्री क्यों देना? हम कहते हैं फ्री एजुकेशन करो सबके लिए, हम अपने जो लोग हैं उनको स्केल अप करें, रोजगार में स्केल अप हो, अगर रोजगार मिलेगा, स्केल अप होंगे, पैसा कमाएंगे, उनको फ्री की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना टैलेंट भरा है जो बैंगलोर जाकर के, मुंबई जाकर के और देश के दूसरे भागों में जाकर के, विदेशों में जाकर के काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन ये फ्री बीज जो ना, फ्री बीज कि हम 300 यूनिट दे देंगे किसानों, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फ्री कुछ मत दीजिए, आप पढ़ाइए, लिखाइए, एजुकेशन दीजिए और हम रोजगार की भाजपा के आज नामांकन एक जश्न पूरे पार्टी कार्यालय अभी नामांकन है। ये मंत्री, इसमें मंत्रियों का नामांकन है, 2 निष्ठा कार्यकर्ता हैं। एक उत्साह राज्य के अंदर है कि सभी का ध्यान दिया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया जा रहा है और एमएलसी बनकर जनता की सेवा करेंगे, जनता जनार्दन को खुशहाल रखेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। इसीलिए आज भव्य कार्यक्रम है, नामांकन है, अभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पुराने कार्यकर्ताओं का पार्टी ध्यान रखती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान सभी का ध्यान रखते हैं, कार्यकर्ता जनता सभी का ध्यान रखते हैं हम सब। अच्छा, एक सवाल है, अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल थे नाराज हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है, गठबंधन में टूट रहे हैं। सपा कोई दल है क्या? वो वंशवाद की पार्टियां हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह को सुन रहे थे आप, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के। मनीष जी, सवाल तो आप ही से होगा, जाहिर सी बात है, सुना आपने, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को कोई दल ही नहीं माना। स्वाति जी, स्वतंत्र सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक वरिष्ठ नेता हैं, अब उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी हल्की और ओछी बात करते हैं, मुझे तो बहुत ताजुब होता है कि ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अनुभवहीन, एक अपने पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के अनुभवहीन कार्यकर्ता हैं, उसी तरह की भाषा ये बोलते हैं। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि केशव प्रसाद मौर्य हुए, स्वतंत्र सिंह हुए, आदित्यनाथ हुए, इन लोगों की भाषा शैली को हुआ क्या? ये आप बताइए, जिस पार्टी का 111 एमएलए और गठबंधन के हमारे मिलाकर के 125 एमएलए और उत्तर प्रदेश की महान जनता जो 25 करोड़ की आबादी है, जिसने श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिसने श्री अखिलेश यादव जी को 36% वोट 2022 में दिया है और हमारे 3 करोड़ मतदाताओं ने हमें वोट दिया है और सभी वर्ग और सभी जाति, सभी धर्म के लोग श्री अखिलेश यादव जी को इतना प्यार और इतना प्रेम करते हैं और उस दल के बारे में ये इतनी कि कोई दल नहीं है, वंशवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या है जी, कुछ समझा पाएंगे? दर्द क्यों है इनको इतना? अब देखिए, ऐसा है कि स्वतंत्र देव सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, आदित्यनाथ जी और बहुत सारे इनकी पार्टी के लोग हैं, वो सत्ता के दंभ में इतना मदमस्त हो चुके हैं कि उनको पता नहीं है कि उनकी जुबान से कौन सी बात निकल रही है। मैं स्वतंत्र देव सिंह जी को आप उनसे पूछिएगा, स्वतंत्र देव सिंह जी अपने राजनीतिक जीवन में कितना इलेक्शन चुनाव लड़ करके जीत करके आए? कभी क्या चुनाव जीत करके आए? इस पर बीजेपी प्रवक्ता होते तो शायद नहीं, कभी चुनाव जीत करके आए? कहते हैं कि हम संगठन के बहुत बड़े नेता हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि संगठन का कोई व्यक्ति एक निपुण कार्यकर्ता होता है, जिसकी एक जुबान होती है, जिसकी एक भाषा शैली होती है, जो अमर्यादित कभी नहीं बोलता है। लेकिन एक दो नहीं, कई लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कोई बोलता है डूबता अब वंशवाद पे है, टिप्पणी होती है। आप एक बात बताइए स्वाति जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी एक मर्यादा है, एक मान सम्मान है आपका। पंकज सिंह जी किसके पुत्र हैं? भारत के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो लखनऊ के सांसद हैं, उनके लड़के। पंकजा मुंडे जी किसकी लड़की हैं? प्रमोद महाजन जी की जो बेटी हैं, वो प्रमोद महाजन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कि नहीं थे? किस वंशवाद पे आप टीका टिप्पणी करते? अनुराग ठाकुर जी जो विधानसभा चुनाव में इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश में, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के लड़के हैं कि नहीं है? ये क्या वंशवाद पे टिप्पणी? तो शायद आप लोग घेर नहीं पाते ना अपनी मजबूती के साथ, हम देखिए, तभी तो वो आरोप लगा देते हैं आप पर। देखिए, ऐसा स्वाति जी, हम लोग घेरने और पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश के आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित सभी एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन होने जा रहा है और मैं सभी को अग्रिम अपनी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सर, आज भाजपा की बहुमत हो जाएगी सदन में। तो ये थे मंत्री खाद्य एवं रसद
इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आज तमाम लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद में भी बहुमत होने जा रही है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि दानिश आज़ाद अंसारी के यहाँ पर तमाम लोग बोर्ड लिए हुए हैं, हाथ में कटआउट लिए हुए यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। और दानिश आज़ाद अंसारी का भी टिकट फाइनल किया गया था। मंत्री बनने से पहले उनको एमएलसी या किसी सदन का सदस्य होने से पहले उनको एमएलसी मंत्री बना दिया गया था और आज एमएलसी का टिकट फाइनल किया गया। कुल मिला के ये एक बड़ा मौका है जब आज भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी नामांकन करेंगे। उसमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, भूपेंद्र चौधरी, दानिश आज़ाद अंसारी, दयाशंकर दयालु, ये सारे के सारे लोग जो है वो मंत्री हैं और तमाम जो है वो टिकट जो है वो फाइनल। मनीष जी, उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। कल आपका भी नामांकन था आपके यहाँ। सभी की नाराजगी दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, रुक जाओ। अरे मेरा रह गया। और चर्चा इस पर हम लगातार कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मनीष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। आज नामांकन होने जा रहे हैं कई मंत्रियों के। ये महत्वपूर्ण है और सभी का नामांकन हो रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है और जनता की सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। परिषद में भी पूर्ण बहुमत से आने जा रहे हैं, वहाँ विपक्ष खत्म हो रहा है। पहले से ही पूर्ण बहुमत में है, आगे और शानदार उपस्थिति रहेगी परिषद में। केंद्रीय नेतृत्व का बधाई देता हूं कि एक अच्छी टीम का चयन हुआ है और सब लोग उत्साहित हैं। सपा के 9 बचेंगे सर, विपक्ष भी खत्म। वहाँ से सपा के 9 बचेंगे खाली, अब की विपक्ष भी खत्म। जनता की सेवा करना हमें बस, हाँ, जनता जनार्दन की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वतंत्र देव सिंह जी को, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जनता की सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य है और हम लगातार वही काम कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। ये नामांकन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तमाम लोगों के रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे। हमारे सहयोगी अभिषेक और आप नामांकन कराने जा रहे हैं। लगा लो सब। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधान परिषद के सभी प्रत्याशियों का नामांकन एक साथ है और हम सब लोग भगवान के आशीर्वाद लेकर के नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने बुले जाल में फंस गई है और डूबता जहाज है, सब लोग उतर करके धीरे धीरे भागेंगे। अच्छा, बहुत तेज बोले, धन्यवाद। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है और अपने जाल में खुद ही फंस गई है। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी, ब्रजेश पाठक को भी आपने सुन लिया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को सुना, स्वतंत्र देव सिंह जी के बयान को सुना और अब ब्रजेश पाठक जी के, ये एक इनकी जो पढ़ाई की, जो राजनीतिक पढ़ाई की जो एक ट्रेनिंग होती है ना, वो इसी तरह से अमर्यादित बात कहने के लिए इनको ट्रेंड किया जाता है कि आपको क्या बोलना है। इनको ये नहीं पता है कि डेमोक्रेसी में एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक नेता के बारे में किस तरह की बात कहनी है और किस तरह की बात नहीं कहनी है। सवाल इस बात का नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कहती है हम उनकी बात सुनते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता से जुड़े हुए नेता हैं और जनहित के सवाल पर हमेशा सरकार से लेकर के और जो भी संस्थाएं हैं उनसे जनहित के सवाल पर वो सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वहां पर विपक्ष की संख्या तो बहुत कमजोर हो गई है, तो आप लोग को कैसे मजबूती के साथ अपने सवाल ये देखिए, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हम विधान परिषद में पहले की स्थिति में हम अभी कमजोर हुए हैं, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम है और हम जनता के बीच पार्टी के सभी प्रत्याशी एक साथ नॉमिनेशन करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के नामिनेशन
तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने जो है वो तमाम बातें कही हैं और साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी प्रत्याशी हैं हम सबका स्वागत करते हैं। तो 20 जून को विधान परिषद का चुनाव होना है और इसके लिए रण पूरी तरीके से तैयार। तमाम चेहरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। संजय राणा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। स्वाति जी, देखिए 2-3 चीजें मैं रखना चाहता हूँ। हमारे जो काबिल मित्र है मनीष भाई, अच्छे प्रवक्ता है और बड़ी शालीनता से अपनी बातों को रख रहा है। बड़ी खुशी होती है ऐसे वक्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करने की। देखिए, ऐसा है कि वंशवाद हर पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा भी नहीं बन सकता है। लेकिन जिस तरह से छोटी पार्टियों में वंशवाद होता है, उसका कंपेयर बड़ी पार्टियों से करना बड़ा ही गलत होगा। देखिए, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया राजनाथ सिंह का, पंकज जी का, सही है, वो है उनके पुत्र। लेकिन ऐसा होता है एक ही परिवार का अगर 60 सदस्य, 60 में से 20 ऐसे आदमी है जो लाभकारी यानी शक्तिशाली पद पे है, तो उसको वंशवाद कहते हैं। वंशवाद वो नहीं होता कि आपका पुत्र विधायक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर आप ही का पुत्र, आपके भाई का पुत्र, आपकी बहू, आपका सब कुछ एक ही खानदान की इर्द गिर्द घूमता है, उसको वंशवाद बोलते हैं। छोटी पार्टियों में ऐसा होता है। ये इसमें देखिए बुरा नहीं मानना नहीं चाहिए, सब ठीक है। एंड ऑफ द डे अगर हमारे समाज को फायदा मिल रहा है तो हमें नहीं लगता कोई बुराई। हम कहते हैं कि खानदान के सब लोग बन जाओ। आपने देखा होगा श्रीलंका में जो राजवर्धे थे, जो राष्ट्रपति थे, उनका ही खानदान पूरा बना रहता था, कई सालों से राष्ट्रपति थे। देश का हालत क्या हो गया। तो वंशवाद पे हम नहीं जाएंगे, सबको एग्जाम्पल पता है। वंशवाद सर सभी पार्टी में, सभी पार्टियों में है वंशवाद, सभी पार्टी भले ही कोई माने चाहे ना माने, मानने को तैयार नहीं। दुख इस बात का होता है कि ठीक है, हमें उसका मतलब भी नहीं रखना। हमें देखना चाहिए कि समाज का कितना लाभ हो रहा है, समाज का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो रहा जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बड़ा ही आजकल क्या हो रहा है, फैशन चल गया स्वाति जी। जो देखिए 2 तरह के चेहरे होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक ही चेहरा है जिसको योगी आदित्यनाथ में मानता हूं, उनकी बड़ा सम्मान भी करता हूं। तो ये जो चुनाव हुआ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे हुआ था। बाकी जितने भी नेता आप कह लीजिए कि संगठन में बहुत सारे नेता हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है जो चुनाव ना जीत पाए और अपनी बड़बोलापन करे तो उसको हम शिष्टाचार नहीं मानते हैं। हमें अपनी भाषा पे मर्यादा के साथ बोलना चाहिए। कोई पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती, कब कोई बड़ा हो जाए कोई नहीं जानता है। आप देखिए 84 में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है और आज भारतीय जनता पार्टी का क्या है। कल को क्या बनेगा हमें पता नहीं है, आज क्या है उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमेशा कहावत है ना सर, कहते हैं ना कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। तो ये सब चीजों को मर्यादा रखना चाहिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर 2-3 आदमियों को हटा दिया तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसमें तो मैं बड़ा ही मुखर होकर बोलता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब है, दूसरे योगी आदित्यनाथ साहब है और तीसरे अमित शाह जी हैं और संगठन के कुछ जो संगठन के चलाने वाले कुछ महामंत्री। अपर्णा यादव के बारे में क्या कहेंगे सर? अपर्णा यादव को भी लग रहा था कि भेजा जाएगा परिषद में और अपर्णा को नहीं भेजा गया। स्वाति जी, अपर्णा यादव को जब राज्यसभा का था तो उम्मीद की जा रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और उनको एमएलसी बनाया जाएगा। देखिए राज्यसभा उनकी पर्सनालिटी को सूट करता है, लेकिन एमएलसी बनाना उसकी पर्सनालिटी को गिराता है। तो कभी भी अपर्णा यादव एमएलसी का पद तो नहीं लेंगे। क्या होता है कि जब आप बड़ा चेहरा बन जाते हैं तो एमएलसी आम आदमी के लिए होता है जिसको कोई नहीं जानता। अब देखिए इतने लोगों में मंत्री पद को हटा दीजिए, हम सिवाय केशव प्रसाद मौर्य को और किसी को नहीं जानते जो एमएलसी बने, तो एमएलसी बहुत छोटा हो जाता है। अपर्णा यादव का, बिष्ट यादव का जो पर्सनालिटी बड़ी हो चुकी है, हो सकता है उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। अगर नहीं भी दिया जाता है स्वाति जी, एक अपने आप में इतनी पावरफुल शख्सियत है कि वो अपना काम, अपनी देश की सेवा, अपने लेकिन सर उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो जनाधार नहीं है उनके पास। शायद यही बात हो, बीजेपी के पीछे कोई वजह हो बीजेपी के पास। अच्छा ये बता दीजिए स्वाति जी, जो 1-2 मंत्री को हटा दीजिए, किसके पास जनाधार है? हम तो कहते हैं जनाधार की बात कर रही है तो शिवपाल यादव के पास जनाधार है? नहीं है। आप किस नेता को जनाधार मानती हैं? जो नेता हजारों लोगों को अपने स्पीच पे बांध देता उसको जनाधार बोलते हैं। अखिलेश यादव को हम नेता मानते हैं, जनाधार उनके पास है। मैं योगी जी को मानता हूं, उनके पास जनाधार है। हम मोदी जी को मानते हैं, उनके पास जनाधार। उसके बाद बताइए कौन ऐसा नेता है जिसको हजारों लाखों लोग सुनने आते हैं? किसी को नहीं सुनने आते। ये सब जनाधार, ये सब बातें होती हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं। इजहार अली जी, बहुत देर से आपके पास नहीं आई हूँ। सर आपने बहुत सारे नेताओं के बयान सुने होंगे इजहार जी, क्या आपको भी लगता है समाजवादी पार्टी कोई डूबता जहाज है? बीजेपी के नेता उन्हें नेता नहीं मानते, उन्हें कोई दल नहीं मानते, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप तो खुद अभी उसमें है ना। देखिए मैं पहली बात तो संजय भाई की एक बात का जवाब देना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री थे तब क्या क्या पिछड़ों के लिए,
तो इसी बात की तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई थी भाई। हमारे जो मुद्दे थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना, जातिवाद जनगणना कराना और एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात थी। तो जब 6 महीने जब 2017 से पहले गठबंधन हुआ तब उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए और 6 महीने बाद हम इसको लागू कर देंगे। 6 महीना हो गया, उसके बाद जब नहीं लागू किया तब अमित शाह जी से बात होते 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 आखिर में यही हुआ कि जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कैबिनेट मंत्री अपने लोगों का कल्याण नहीं कर सकता है, अपने समाज के लोग कल्याण नहीं कर सकता है, पिछड़ा वर्ग कल्याण दे दिए हो, बजट है नहीं, तो उसी बात को तो लेके अपने घर के और अपने गांव की एक रोड नहीं बनवा सकता है, अपनी पार्टी के लिए एक ऑफिस नहीं ले सकता है, तो फिर मतलब क्या रह गया। इसीलिए तो 18 महीने में इस्तीफा देके चले गए। बलिया के बारे में जानते नहीं है, तो मैं उस पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, राजभर साहब का बड़ा सम्मान भी करता हूँ, लेकिन बस उनको भी जानता हूँ। देखिए बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जो पद छोड़ा समाज के लिए छोड़ा, लेकिन 1.5 साल मंत्री रहे, कभी भी मुखर होकर नहीं बोले। मंत्री पद छोड़ने के बाद क्यों बोले? देखिए ऐसा आप इसका मतलब टीवी देखते ही नहीं थे? अरे 18 महीने सर टीवी नहीं देखता था, मैं आपकी तरह टीवी नहीं देखता हूँ, मैं टीवी पे बोलता हूँ। तो हमारे परमानेंट पढ़ता बहुत है, पढ़ना पड़ता है, हमको मिलना पड़ता है, हमें पृष्ठभूमि जानी पड़ती है। आपने 18 महीने में कोई कमेंट नहीं आपने देखा? माननीय राजभर का कोई कमेंट आपने नहीं देखा? कमेंट हाँ, मंत्री पद छोड़ने के बाद जब इनका काम नहीं हो रहा था, मनमानी नहीं चल रही थी, फिर मुखर हो गए थे, बड़े दुखी हो रहे थे। हमें सब पता, पूरी कहानी देखिए ऐसा है। आप आम जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, अच्छी बात है, आप बोलिए अपने समाज की कौन बात है। अरे आप एक सड़क तो बनाया नहीं आपने गाँव में, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? तो वही तो लड़ाई तो उसी बात की थी, जब एक कैबिनेट मंत्री खाली नाम दे दिए बैठा के। किलोमीटर का सड़क आप नहीं बनवा सकते थे? अरे भाई साहब, इतना फंड मिलता है विधायक को कि सड़क बनवा सके, और आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम बनवा देते हैं। इतना तो कुछ नहीं है, वो छोटा। तो इसी बात की, लेकिन सड़क नहीं बनवा सकते। संजय जी, इसी बात की तो लड़ाई थी, तभी तो 18 महीने में छोड़ के चले गए। अब रही 18 महीने मित्रवर, 18 महीने बड़े होते हैं। मैं आपके नेता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। हमारा कहने का मतलब यह है कि सिंपल, अगर आप अपनी जनता, अपने समाज के बारे में, समाज की बात कर रहा हूं, समाज में ऐसा नहीं कि राजभर हो, पूरे समाज की बात कर रहा हूं। अगर अपने गांव देश के बारे में सोचते हैं तो आप वोट पे खड़े होकर आंदोलन कर सकते हैं, आप एकदम बोल सकते हैं, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि 18 महीने तक आप सत्ता भोग करें, उसके बाद बोले कि मेरी चीजें नहीं हो रही, तो दुखद होता है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के गए मंत्री पद को, समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन किया कि समाजवादी सरकार बना के, और समाजवादी पार्टी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, मनीष जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी देखिए, सवाल जो अभी संजय जी और हमारे मित्र इजहार जी जो बात कह रहे हैं लोग, अब इन विषयों से आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ। और देश संकट में है, उत्तर प्रदेश संकट में है, और हमको राजनीति में सूचिता पैदा करनी होगी, लोकतंत्र का हमें ख्याल रखना होगा, और लोकतंत्र की मर्यादाओं पर चलते हुए हमें जो जनता से हम जो वादा करें, चाहे वो सरकार में रह करके, चाहे विपक्ष में रह करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये बात कहते हैं। और मैं एक बात स्वाति जी आपको याद दिलाऊंगा, हाँ, मैं एक छोटी सी बात बस मैं याद दिलाऊंगा। 2009 में हमारा जब लोकसभा का चुनाव हम लोग हार गए थे, तो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था आगरा में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय युवा संगठनों के प्रभारी थे। उन्होंने एक बयान दिया था जब राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। समय समाप्त हो रहा है सर, फिर किसी दिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत सॉरी के साथ चर्चा को समाप्त करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। 10 कदम में आज इतना ही, दीजिए इजाजत।